हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल PhD मैट्रिक्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें हम UPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज की जो हमारा पार्ट है वो बिजनेस फाइनेंस से शुरू होने वाला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बिजनेस फाइनेंस का करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है, Which of the following statement is correct in regard to exchange rate risk of a firm importing goods? तो यहाँ पे क्या है कि importing firms के बारे में बात हो रही है कि अगर exchange rate में किस तरह exchange rate के context में कौन सी बात importing firm के लिए सही है। So your options are, if home currency weakens, the firm incurs a loss. Option 2 is, if home currency strengthens, the firm incurs a loss. तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो करेंसी के डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी या फिर वीक होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनको लॉस होगा। तो इसके कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि अगर हमारी होम करेंसी वीक होगी तो हमारी जो इंपोर्टिंग फर्म्स है उनको क्या होगा, लॉस होगा। So correct option is option A. अच्छा, next question is, if the sales and PV ratio of the firm is 1000 sales है और PV ratio 80% है and the amount of interest paid is 400, then operating leverage of the firm is। तो इसमें देखो, आपको क्या करना होगा, पहले आपको PV रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। PV रेशियो का आपका फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पीवी की वैल्यू है, सेल्स की वैल्यू है। इससे आप लोग क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। फिर आपको ये फिक्स चार्जेस दिए हुए हैं इंटरेस्ट पे, कंट्रीब्यूशन से अगर आप इन फिक्स चार्जेस को माइनस करेंगे तो आपके पास EBIT आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जब दोनों वैल्यूज आ जाएगी तो हम ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। पीवी रेशियो से आपकी क्या होगी, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू चाहिए थी, वो निकल के आ गई 800। उसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज की हमें जरूरत थी। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा EBIT निकल आएगा। और फिर हम इस ऑपरेटिंग लिवरेज वाले फॉर्मूला में ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, 800 अपॉन 400। तो आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कितना निकल के आ गया, 2। सो योर करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा पड़ेगा किसी भी फर्म को? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो ऑब्वियसली बात है, डिबेंचर को पार पे इशू करेंगे तो जो फेस वैल्यू है कंपनी को उतने ही पैसे मिलेंगे। डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कंपनी को थोड़ा कम पैसा आएगा, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कंपनी को ज्यादा पैसा आएगा, तो ये कम कॉस्टली पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि पहले तो क्या हो रहा है, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कंपनी के पास कम पैसे आ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको रिडीम किस पे किया जा रहा है, प्रीमियम पे किया जा रहा है। मतलब कंपनी ने यहाँ पे तो उनसे कम अमाउंट लिया है और यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, कि जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, तो एक सबसे ज्यादा कॉस्टली सोर्स हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंस करने का, मतलब अवेलेबल ऑप्शन में से। If the cost of अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the cost of equity shares and cost of debt is, equity shares की 20%, cost of debt is 12% respectively, and the debt equity ratio is 0.6, then what would be the weighted average cost of capital, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से इसको दिखा देती हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 0.6। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। तो सपोज कीजिए इसमें अगर हम वैल्यूज कुछ लेके चले तो हम कितना अज्यूम कर लेते हैं, अगर हमारा डेट सपोज के लीजिए हमने 600 अज्यूम कर लिया तो हमारा इक्विटी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। या फिर हम इक्विटी अज्यूम कर लेंगे तो डेट निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने डेट और इक्विटी की वैल्यूज निकाल ली यहाँ पे। तो
ओके, अब क्या करना है आपको, जब भी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं उनका हम प्रोपोर्शन चेक करते हैं। प्रोपोर्शन चेक करने का क्या तरीका होता है आपका कि ये जो डेट का प्रोपोर्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेट डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेट का प्रोपोर्शन कितना आ गया आपका 37.5%। इसी तरीके से इक्विटी का निकाल लेंगे 1000 अपॉन 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आ गया आपका 62.5%। अब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिए हुए हैं, डेट का कितना है आपका 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है आपकी 20% है। अब हमें चाहिए कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन और कॉस्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये निकल आएगी कॉस्ट। डेट की कॉस्ट कितनी है 4.5%, इक्विटी की आ रही है 12.5%। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी फर्म की जो टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो कितनी आ गई आपकी 17%। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पे क्या था, ऑप्शन में 17% नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 17% करना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर हमें मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए, टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू इवैल्यूएट। कैपिटल बजटिंग का यूज किस लिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन वेस्टिंग एसेट्स। आप लोगों को पता होगा कि कैपिटल बजटिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। Which of the following is correct in regard to hedging? hedging के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? hedging क्या होती है कि जब क्या होता है कि कंपनीज अपने किसी तरीके के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपके जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिया है, hedging में क्या क्या दिया है, hedging minimizes the risk through option। hedging में रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। hedging minimizes the risk through futures, फ्यूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। hedging minimizes the risk through options and futures, या फिर इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेडल टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये जो आपकी शॉर्ट स्ट्रेडल टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बिलोंग करती है, ऑप्शन के टाइम पे आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कि आप लोग hedging के लिए क्या करते हो, रिस्क मिनिमाइजेशन करने के लिए ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट या क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM मॉडल, जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आता है, हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। CAPM इट इज अ वन फैक्टर मॉडल, इट इज अ टू फैक्टर मॉडल, इट इज अ मल्टी फैक्टर्स मॉडल और इट डज नॉट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो CAPM मॉडल है ये कितने फैक्टर्स को कंसीडर करता है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो आपका CAPM है ये क्या है, आपका वन फैक्टर मॉडल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर किया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए। कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम ओनली। वो कैसे निकालते हैं, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, उसका फिर हमारे पास क्या आता है, बीटा कोएफिशिएंट आता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम ओनली। तो CAPM में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर किया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। वहीं पे आपको मैं एक एग्जांपल देने के लिए दिया हुआ आपका फार्मा फ्रैंक 3 फैक्टर मॉडल होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए 3 फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पहला तो भाई मार्केट रिस्क प्रीमियम जो CAPM में है वो फार्मा एंड फ्रैंक मॉडल में भी यूज किया जाता है। फिर आपका हो जाता है साइज प्रीमियम, और नेक्स्ट आपका आ जाता है साइज प्रीमियम में क्या होता है, अज्यूम स्मॉल कैप फर्म्स आउट परफॉर्म लार्ज कैप फर्म्स। तो साइज प्रीमियम की असम्पशन ये है कि जो स्मॉल कैपिटल फर्म्स होती है वो लार्ज कैपिटल फर्म से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देती हैं। वैल्यू प्रीमियम कहता है कि जो वैल्यू स्टॉक्स है वो हमेशा ग्रोथ स्टॉक से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स को कंसीडर करके फार्मा एंड फ्रैंक मॉडल में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली जाती है, और CAPM में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसे वन फैक्टर मॉडल बोला जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो किसका आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स का आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स में आपका है कि स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन है वो कौन से रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है, ऑर्डिनल डेटा के केस में यूज किया जाता है, इंटरवल डेटा के केस में यूज किया जाता है, रेशियो डेटा के केस में यूज किया जाता है, या फिर नॉमिनल डेटा। तो देखिए इसका नाम क्या है, रैंक कोरिलेशन। और रैंक डेटा कौन सा होता है, जो आपका ऑर्डिनल डेटा होता है वो कौन सा होता है, रैंक डेटा होता है। इसको हम रैंक कर सकते हैं, तो इसलिए स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन किससे बिलोंग करता है, आपके ऑप्शन ए से 2 ऑर्डिनल डेटा। जब आपके पास 2 ऑर्डिनल डेटा सीरीज होती है उस टाइम पे आप स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसा है जो कि एट्रीब्यूट्स के पॉजिटिव एसोसिएशन को रिवील करता है? हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर, ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस फैक्टर, वैक्सीनेशन एंड ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज फैक्टर, या फिर हेल्थ एंड ऑनेस्टी फैक्टर। तो देखो, हेल्थ एंड ऑनेस्टी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। वैक्सीनेशन एंड ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीजेस, मतलब आप वैक्सीनेशन कराओगे और आपको डिजीजेस ज्यादा होगी, ये क्या है? ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि इन दोनों की चीज के बीच में तो क्या होगा? नेगेटिव एसोसिएशन होना चाहिए। ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस, कि ऑनेस्टी और बोल्डनेस आपस में पॉजिटिव एसोसिएशन शेयर करते हैं, तो ये क्या है? ये एक बिल्कुल ही आपका सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो बोल्ड बंदा हो वो ऑनेस्टी होगा, या जो ऑनेस्ट होगा वो हमेशा ही बोल्ड होगा। तो ये मतलब ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये चीज होगी। वहीं पे अगर हम बात करें हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर की, तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि साथ साथ चलेंगे और पॉजिटिवली चलेंगे, कि अगर बंदा हाइजीन मेंटेन करेगा तो वो हेल्दी होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो बंदा हेल्दी है वो हाइजीन मेंटेन करता होगा। तो इन दोनों में क्या है? पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। Which of the following is नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? ठीक है, आप देखो, आपको पता होगा, ये तो बहुत ही बेसिक सा पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट आपका क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। फिर आपका फोर्थ मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपके 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फोर्थ मोमेंट क्या है? फोर्थ मोमेंट क्या बन के आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो फोर्थ मोमेंट होता है वो होता है m+3m²। और ये जो फोर्थ मोमेंट है ये किसके कंटेक्स्ट में है? सेंट्रल वैल्यू के कंटेक्स्ट में है, यानी कि आपके एवरेज को यूज करके जब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो जो फोर्थ मोमेंट आएगी वो क्या आएगी? m+3m²। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैंपल साइज इज। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आप लोग कब यूज करते हैं? ऑब्वियसली देखो, जब आपके पास क्या होता है? लार्ज सैंपल साइज होता है, तब तो आप लोग पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब आपके पास स्मॉल सैंपल साइज होता है, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है? उस टाइम पे आप लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर ऑफन यूज्ड व्हेन अजम्पशन ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक नॉर्मेलिटी आर नॉट मेट। जब नॉर्मेलिटी की अजम्पशन फुलफिल नहीं होती पैरामीट्रिक टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ऐसा मतलब ये जो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन है ये कब सेटिस्फाई नहीं होती? जब आपके पास स्मॉल सैंपल साइज होता है, क्योंकि जब आपके पास लार्ज सैंपल साइज होता है तो आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई हो जाती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि जब जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता है, सैंपल साइज लार्ज होता है, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन स्मॉल सैंपल को सेंट्रल लिमिट थ्योरी अप्लाई नहीं होती, तो उस टाइम पे हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। ठीक है, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट को बेसिकली ये 3 चीजें मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी है? गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिट करा है, हम चेक करेंगे वो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कोई फिट करा है सपोज कीजिए, तो हम उसको चेक करेंगे कि वो कितना फिट है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे स्टडी में है वो आपस में इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। और ये आ जाता है आपका टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, कि जिस पॉपुलेशन से डेटा लिया गया है उसका वेरिएंस होमोजीनियस है या फिर नहीं है, इसको चेक करने के लिए। तो इन 3 चीजों को चेक करने के लिए आपका काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट करता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्ट नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बताना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा स्ट्रेटिफाइड आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्लस्टर भी प्रोबेबिलिटी में आता है, सिस्टमैटिक भी प्रोबेबिलिटी में आता है। लेकिन जो ये आपकी कोटा सैम्पलिंग का ऑप्शन है ये कौन सा आता है? आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और कौन कौन से मेथड्स होते हैं? कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग जिसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोला जाता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग और आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट में आपके ये मैनेजमेंट एंड एचआरएम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट्स तक जिनके लिए ये रेलेवेंट हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।